फाइनली दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। झारखंड एएनएम का आज पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि सामान्य विज्ञान का है। और आप लोगों को पिछले 1 सालों से जो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जो क्लासेस कर रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन क्लास से ही आया हुआ है। और जो लोग कहते होंगे कि यूट्यूब से नहीं आता है क्लास से, तो आप लोग उनको बता दीजिएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन यूट्यूब से ही आया है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोगों का लास्ट वीक, पिछले 1 वीक यानी कि पिछले 7 दिनों के अंदर जो क्लासेस हुआ है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि तीसरे आवर्त का कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो हम आपको बतलाएं कि क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं? जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो इसमें आपको सोडियम दिखाई दे रहा है और एक सिलिकॉन है जो कि ये मिश्र धातु होते हैं। क्लोरीन जो होता है अधातु, फॉस्फोरस भी अधातु। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सोडियम जो हो जाएगा वो क्षारीय ऑक्साइड है और ये धातु है, क्षारीय ऑक्साइड है एंड ये धातु भी है। और यहाँ पे वैसे बोला है कि तीसरे आवर्त में, तो तीसरे आवर्त में आपको पता है हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम जो होता है वो तीसरे आवर्त के अंदर आता है। और आपको ये भी पता है कि बाएं से दाएं जाने पे जो क्षारीय गुण है वो घटते जाता है। तो जो सोडियम होता है वो सबसे बाईं ओर होता है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड होगा वो सोडियम हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड, सबसे बाईं ओर होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। और एक और चीज़ आप लोगों को बतला दूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आवर्त सारणी से आया है। तो आपको बतला दूँ कि आवर्त सारणी का अभी फिलहाल तो क्लासेस नहीं हुआ था, लेकिन पहले हम लोग क्लास किए थे आवर्त सारणी का। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे ये 2026 की तैयारी के लिए, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन किए थे एंड कुछ क्वेश्चन रह गया था क्योंकि आवर्त सारणी जो है वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। जो आवर्त सारणी है वो आपका क्लास 10th का पहले चैप्टर नंबर 5 में था, जिसको हटा दिया गया है। तो और बोला गया है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। तो एक तरह से बोला जाए तो ये सिलेबस से बाहर भी बोल सकते हैं। और हालांकि 9th क्लास में था। अगर जो सामान्य विज्ञान की बात करें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आवर्त सारणी से कभी क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, अगले बार से हम लोग आवर्त सारणी को भी पूरा प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। हालांकि जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कर चुके थे जो हमारे साथ पिछले 1 सालों से होंगे इस सफ़र में। तो आपको पता होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन किया हुआ है और यूट्यूब पे ही किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जकों को खाली स्थान साबुन भी कहा जाता है। हम जब पिछला क्लास बतलाए थे उसमें हम क्या बतलाए थे, जो डिटर्जेंट होते हैं ये क्या करते हैं, डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में घुलकर झाग बनाते हैं। और इसमें जो होते हैं वो साबुन की वसीयत संरचना नहीं होते हैं, इसलिए साबुन रहित होते हैं, सोपले से होते हैं। तो साबुन रहित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक एक लंबी श्रृंखला वाली खाली स्थान का सोडियम लवण है जिससे जल की सफाई करने का गुण होता है। तो किसका होता है? तो ये जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जल में क्या होता है, जल के अंदर क्या होता है? जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जल में कोलाइडिन निलंबन बनता है जिससे कि साबुन के अणु एकत्र होकर गोलाकार मिसेल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के विलयन के सभी साबुन को अवक्षेपित करके अलग करने के लिए खाली स्थान मिलाया जाता है। आप लोगों को पहले ही बोल देते हैं कि आप लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन सीधे आप लोगों को क्लास से आया। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हम भी नहीं कराए थे, क्लियर बतला देते हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 50 का 50 क्वेश्चन क्लास से आया था, नोट से भी आया हुआ है। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों का साइंस से ना नोट से आया है ना क्लास से आया है, क्लियर पहले ही आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि जलीय विलयन में सभी साबुन को अवक्षेपित करके अलग करने के लिए खाली स्थान मिलाया जाता है। तो इसमें साधारण नमक मिलाया जाता है, कॉमन सॉल्ट को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है। ये भी हम पिछले क्लास में ही आप लोगों को बतलाए थे कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया प्रजनन के लिए किसमें करते हैं। आप लोगों को हम इमेज जो एनसीईआरटी वाला बतलाए थे उसके बाद वाला जो क्लास लिए थे, लास्ट क्लास हम बायोलॉजी रिवीजन लिए थे, उसमें भी बतलाए थे। इसमें क्या होता है, अमीबा होता है एंड इसमें जो है वो बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन देखने को मिलता है। यानी कि पुनर्संयोजी कोशिकाएं 2 भाग में अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, रीजनरेटिव सेल बनाते हैं, बार बार विभाजन होकर अपना मुकुल भी बनाते हैं। मुकुलन से भी इसमें आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है।
हाइड्रा जो है आपको मुकुलन किस में देखने को मिलता है? आपको बतलाए थे, एक हाइड्रा बतलाए थे और एक ईस्ट बतलाए थे। आपको याद होगा हाइड्रा भी बतलाए थे और ईस्ट भी बतलाए थे। इसमें एक मुकुल बनता है, मुकुलन के अंदर एक बर्ड्स साइड से निकलता है, इस तरह से मुकुलन है एंड इसमें साइड से बर्ड्स बनता है और ये जो है वो नया जीव जो है वो रीजनरेटिव सेल्स तैयार करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की खाली स्थान पुष्प के प्रजनन अंग है जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। याद होगा आपको पुंकेसर और स्त्री केसर बतलाए थे। पुंकेसर यानी कि नर जनन तंत्र और स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग होते हैं, मादा जनन तंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधा अतिरिक्त जल से खाली स्थान की प्रक्रिया द्वारा छुटकारा पाता है तो वाष्पोत्सर्जन से पाता है छुटकारा। पौधों जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है। ये भी क्वेश्चन बतला है। ये भी क्वेश्चन बतला है कि अपरा जो है वो खाली स्थान की दीवार में धसी हुई होती है, जो चकती होती है तो किस में होता है? गर्भाशय की दीवार में धसी होती है। एंड एक क्या फंक्शन क्या करता है ये भी बतलाए थे कि जो अपरा होते हैं वो भ्रूण से कनेक्ट होते हैं एंड जो माता होते हैं वहाँ से ब्लड का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है एंड न्यूट्रिशन वगैरह जो है उसका भी परिवहन करता है एंड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसका एक्सक्रेशन करता है। उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा ही करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार, ट्रक और बस जैसे वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। लास्ट क्लास याद कीजिए, पानी का तालाब या टंकी वास्तव में जितनी गहरी होता है उससे कम गहरी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन का नियम, ये भी आप याद कीजिए। आपको बतला है कि जो इसमें क्या होता है तो अपवर्तन के कारण नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे जल से वायु में जाने वाली जो प्रकाश का किरण होता है अपवर्तन के कारण यहाँ पे जो है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है या फिर कम गहरी। जैसे कि पानी के अंदर आप सिक्का को ही डाल दीजिए तो वह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और सामान्य कांच में प्रकाश की गति 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? याद होगा आपको कांच का अपवर्तनांक बतलाए थे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है और बटा यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3/2 बचेगा एंड इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है? आप याद कीजिए, हम आपको क्या बतलाएं, उत्तल लेंस होता है, उसका क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है और उसका फोकस दूरी भी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। आप याद कीजिए, आपको लास्ट क्लास में ही बतला है। क्लियर है? याद आ रहा है आप लोगों को कुछ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर ही मज़ा आ गया। जब आप लोग क्वेश्चन सेंड किए तो क्वेश्चन देखते ही मज़ा आ गया कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों के क्लास से ही आया हुआ है, तो मज़ा आ गया था क्वेश्चन देखते ही। अगला क्वेश्चन बतलाइए आप लोग, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इसमें तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको यानी कि दूरदृष्टि दोष है। हिंदी में भी आपको लिखा है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे हाइपरमेट्रोपिया देखकर, लेकिन आपको दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग, तो कितना बार ट्रिक बदलाए थे। दूरदृष्टि दोष 2 अक्षर का है तो इसमें 3 अक्षर का उपयोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे एंड निकट दृष्टि दोष है, 3 अक्षर का है तो इसमें 4 अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि इसके अंदर कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे आप लोग इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिए? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वसा और वनस्पति तेल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्च वसीय अम्ल, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा यहाँ पे क्या होगा, ग्लिसरॉल नामक एक अल्कोहल को एस्टर कहते हैं। एस्टर का हम आप लोगों को रिएक्शन अभी फिलहाल जब हम पिछले शायद जो केमिस्ट्री का सेकेंड क्लास या लास्ट सेकेंड क्लास था उसमें हम आप लोगों को बतलाए थे, एक ग्लिसरॉल का रिएक्शन आप लोगों को बनाए थे, क्या क्या इसमें जाता है तो बनता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साबुन बनाने के लिए पशु वसा या वनस्पति तेल को सांद्र किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वसा या तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साबुन और क्या बनाता है, तो साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं, साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्षारों के साथ वसा और तेल के जल अपघटन द्वारा साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बतलाइए यहाँ पे, क्षारों के साथ वसा और तेल के जल अपघटन साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन
सैपोनिफिकेशन याद होगा आपको ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक क्या बतलाए थे लास्ट क्लास में, लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च जैसे जटिल अणु को सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। कैसे आप लोग इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिए। और आपको ये भी बतलाए थे जो लार एमाइलेज होता है, सैलेवरी एमाइलेज होता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, अदर नेम इसका टाइलिन भी है, ये भी हम आप लोगों को बतलाए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की खाली स्थान पुष्प के केंद्र में स्थित होता है और यह मादा प्रजनन अंग होता है। तो मादा प्रजनन अंग स्त्री के शरण केंद्र में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 होता है। कहाँ पे दिया है, 6.25 × 10⁻18 होता है। इतना इजी क्वेश्चन देखकर क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखकर ही मेरे को हंसी आ रहा है कि इतना मस्त क्वेश्चन, मज़ा आ गया क्वेश्चन देखकर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत की उपस्थिति के बतलाने के लिए रियोस्टेट, ये प्रतिरोधक होता है रियोस्टेट, एंड ए मीटर आपको विद्युत धारा मापने के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रतिरोध R1 2 ओम और R2 4 ओम तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में 2 + 4 = 6 ओम, R1 + R2 6 ओम हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 वाट का एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो बल्ब द्वारा खींची जाने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो कितना बार आप लोगों को P = VI का फार्मूला बतला है। इसके अलावा आपको 4-5 और फार्मूला P वाला बतलाए थे और बोले थे इसको याद करने के लिए। तो P = VI, आपको पावर दिया है 40 वाट और वोल्टेज भी आपको दिया है 220 वोल्ट। I बराबर पूछा है तो I बराबर P/V हो जाएगा। P बराबर कितना दिया है, 40 दिया और V हो जाएगा 220 वोल्ट। तो 40 / 220 करेंगे तो कितना आएगा, 0.18 एम्पियर आ जाएगा। 0.18 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तत्व X आवर्त सारणी के समूह 13 में है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। आवर्त सारणी के 13 में है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा। तो अगर जो आवर्त सारणी की 13 में है तो उसकी संयोजकता 3 होती है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो 3 होती है। तो X यहाँ पे जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो होता है वो 2 होता है। तो X के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होता है तो X2O3 हो जाएगा। X2O3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 की एक तत्व XCl2 वाला सूत्र क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस है। तो X संभवतः आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। बतलाइए XCl2 बनाता है यहाँ पे, तो वो कौन सा तत्व का ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि Cl2 में जो है X की संयोजकता कितनी है, Cl2 है जिसमें कि XCl2 है तो इसमें X की संयोजकता कितनी है, तो X की संयोजकता 2 है। एंड Cl की संयोजकता कितनी है, X की संयोजकता 2 है। तो 2 संयोजकता किस में आएगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। तो आप लोगों को जो मैग्नीशियम है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2 आता है। मैग्नीशियम 12 होता है, इसको अगर करते हैं तो 2 8 2 में अलग अलग खंड हो जाता है। अगर सोडियम को करते हैं तो 2 8 1 ही हो जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे को 2 चाहिए, X = 2 चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है जब हम किसी समूह के नीचे की ओर बढ़ते हैं, किसी समूह के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कब होता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ता है, और जब कोषों की संख्या बढ़ता है तो उसमें नाभिकीय आकर्षण जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आसानी से निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी समूह के नीचे की ओर जब हम जाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की किसी समूह में नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन खोने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा। और आप लोगों को बतला दूँ ये क्वेश्चन जो है सेट नंबर ए है। सेट नंबर ए है, जितना भी स्टूडेंट होंगे सबका सेट नंबर ए आप लोगों का जो क्वेश्चन का सीरीज है वो सेम ही होगा। जिनका सेट नंबर बी सी और डी होगा उनका अलग अलग नंबरिंग होगा। क्वेश्चन और ऑप्शन सब सेम होगा, बस नंबरिंग आपका अलग अलग होगा। तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको मिलाना है ना कि क्वेश्चन नंबर मिलाना है। जिनका सेट ए होगा उनका तो सेम ही सारा का सारा क्वेश्चन होगा।
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 की जब किसी समूह में नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ता है तो उसका परिणाम क्या है, तो उसमें जो है धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि धात्विक गुण को खाली स्थान कहा जाता है। लास्ट क्लास फिजिक्स का लास्ट रिवीजन याद कीजिए, उसमें हम आपको बतलाए थे, फिजिक्स का लास्ट रिवीजन क्लास में आपको बतलाए थे जो धात्विक गुण है उसको विद्युत धनात्मक गुण भी बोलते हैं, विद्युत धनात्मक गुण। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्बों के तंतु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बतलाए थे टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्लास में बतलाए थे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होती है। फिजिक्स लास्ट रिवीजन क्लास आपको बतलाए थे कि चुंबक में उत्तर ध्रुव से निकलता है और बाहर की ओर जाता है। ऐसे आप लोगों को हम बतलाए थे, एक चुंबक बनाए थे, उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, एंड चुंबक के अंदर जो है वो उल्टा होता है, दक्षिण से निकलता क्या, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है चुंबक के अंदर, लेकिन यहाँ पे चुंबक के बाहर क्या होता है। और आपसे बोले थे अगर आपको अंदर नहीं लिखा है स्पेसिफिक कि चुंबक के अंदर, तो आपको नहीं बताना है दक्षिण से उत्तर, आपको उत्तर से दक्षिण ही बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अगर आप लोग लास्ट रिवीजन फिजिक्स का क्लास कर लिए होते तो 20 से 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का हम लास्ट रिवीजन क्लास लिए थे, जिसमें हम केमिस्ट्री का 70 क्वेश्चन बतलाए थे, बायोलॉजी का 52 क्वेश्चन बतलाए थे, एंड फिजिक्स का भी समथिंग यही 50 के लगभग क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए थे। अगर लास्ट डिवीजन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किए होंगे तो आपका 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन बन गया होगा। विद्युत बल्बों के तंतु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन हो गया, चुंबक में ये भी हो गया उत्तरी ध्रुव से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जनरेटर जो है वो किस ऊर्जा में इसको चेंज करता है। तो जो जनरेटर होता है आपको बतलाए थे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज सुरक्षा उपकरण में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है कम गलनांक वाला पतला टिन लेपित तांबे का तार का उपयोग किया जाता है। एंड जो फ्यूज तार होता है वो प्रतिरोध इसका जो है वो उच्च तथा गलनांक कम होना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें अधिक अगर धारा बहने लगता है तो ये पिघल कर परिपथ टूट जाएगा, इसीलिए तो ये काम करेगा फ्यूज का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आप लोग सही बनाए ही होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या है, आवर्धन मैग्निफिकेशन याद है, मैग्निफिकेशन बतलाए थे, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किए थे मैग्निफिकेशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय से भोजन के बाहर निकलने को खाली स्थान नियंत्रित करता है, जो भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी आंत में छोड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं। ये रियली बतला रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं कराए थे, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पता था कि इस बार क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन को जाने दीजिए, कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को रियली नहीं बतलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है वो स्पिंचर मसल हो जाएगा, संकोचक पेशी हो जाएगा, संकोचक पेशी हो जाएगा, जो कि आमाशय के जो निकास द्वार होता है वो स्पिंक्टर जो पेशी होता है वो भोजन को थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके छोटी आंत के अंदर भेजने का कार्य करता है। हालांकि ये क्वेश्चन हम सोचे थे कि इतना डिटेल में नहीं क्वेश्चन आएगा, तो पूछ दिया तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन चलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कहाँ है, तो वसा का पूर्ण पाचन का स्थान छोटी आंत में कितना बार आप लोगों को बतलाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन कि दांत का क्षय, दांतों का सड़ना हम क्या बतलाए थे, इसमें पीएच मान बतलाए थे 5.5 से पीएच कम होता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पीएच नहीं पूछकर आपको पूछ दिया कि कौन सा भाग ही इसमें नरम हो जाता है, तो हम बतलाए थे कि इसमें बाहर में कौन होता है, इनेमल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, तो धीरे धीरे इनेमल को इफेक्ट करता है, उसके बाद डेंटिन को इफेक्ट करने लगता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, लास्ट बायोलॉजी रिवीजन क्लास याद कीजिए कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, और सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो सोचने, विचार करने, याद रखने ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन सीधे कहाँ पे स्रावित होता है, बायोलॉजी लास्ट रिवीजन क्लास याद कीजिए ब्लड में स्रावित होता है, ये भी क्वेश्चन बतलाए थे लास्ट रिवीजन क्लास के अंदर कि एड्रेनलिन जो है वो सीधे ब्लड में स्रावित होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं, तो सोडियम में आपको 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो पहले में 2, दूसरे कोष में 8 एंड तीसरे कोष में
1, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कोष 3 हुआ। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कोष 3 होता है एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के तत्वों की संयोजकता 4 होती है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 किसका आता है, तो यहाँ पे समूह पूछा है कि कौन सा समूह, तो समूह नंबर 14 जैसे कि जिसमें कार्बन सिलिकॉन वगैरह आते हैं, जिसके बाहतम कोष जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समूह नंबर 14 में हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन के तंतु को वायु में मौजूद खाली स्थान, कहाँ पे क्वेश्चन गया, हाँ यहाँ पे देखिए, टंगस्टन के तंतु को वायु में मौजूद खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करने से रोकने के लिए विद्युत बल्बों में ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो किससे रिएक्शन बचने के लिए, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से बचने के लिए इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। और ऑर्गन जो है निष्क्रिय गैस होती है, ऑर्गन जो होती है वो निष्क्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस तत्व में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तत्व में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है मैग्नीशियम, इसका अभी बतलाया कि इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो 2, 8, 10 एंड 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता इसका 2 हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में लिथियम के समान संख्या को संयोजकता होता है, तो लिथियम के समान अगर संयोजकता यानी कि 1 होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हलीना के रब से फरिया जो ग्रुप 1 के तत्व है सारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, तो जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया, ये सब जो होता है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता लिथियम के समान ही आएगा, यानी कि 1 ही आएगा। लिथियम का कितना है, 1 होगा, तो सोडियम का भी 1 होगा, इसके समान ही बोला है तो 1 ही इसका भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह में नीचे की ओर जाने पर प्रत्येक चरण में एक और खाली स्थान जुड़ता जाता है और परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोष या इलेक्ट्रॉनिक, तो नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो इसमें एक और कोष, जैसे कि पहली कोष यहाँ पे है 2, फिर इसके बाद एक और कोष बढ़ता है, फिर एक और कोष बढ़ता है, एक और कोष बढ़ता है, यानी कि नीचे की ओर हम जाते हैं तो इसमें जो है वो कोषों की संख्या बढ़ता जाता है एंड एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जो है वो जुड़ता जाता है, जिससे कि परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समूह 1 में सबसे कम धात्विक तत्व कौन है, समूह 1 में सबसे कम धात्विक तत्व कौन है, तो समूह 1 कौन सा है, हलीना के रब से फरियाद। आप लोगों को ट्रिक ये पता होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया आपका आवर्त 1, समूह 1, आवर्त नहीं, समूह 1 के तत्व है एंड आपको पता होगा कि समूह 1 में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है सबसे कम धात्विक गुण कौन है, तो जितना ऊपर होगा उसका धात्विक गुण कम होगा, तो यहाँ पे लिथियम जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया है लिथियम, लिथियम अगर हटा दीजिए तो सोडियम हो जाएगा, तो सबसे ऊपर जो आपका दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन तत्व की अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो कौन होता है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो होता है वो संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 के आवर्त सारणी के किसी समूह के नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अधात्विक गुण क्या होता है, तो आवर्त सारणी में अगर नीचे की ओर जाते हैं तो उसको जो अधात्विक गुण होते हैं वो घटता है। जैसे कि कोई समूह है उसके नीचे की ओर जाते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो घटती जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि रुबिडियम की परमाणु त्रिज्या यानी कि पिकोमीटर कितना है, तो ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं कराए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 244 हो जाएगा पिकोमीटर। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को MCQ के अंदर नहीं कराए थे, तो आप लोग अब कमेंट करके बतलाइए कि आप लोगों को कितना आंसर राइट हुआ। और आप लोगों को फिर से बतला दूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब से आया है, नोट से आया है, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता है, यूट्यूब से अच्छा मार्क्स नहीं आता है। जो निगेटिविटी फैलाया जाता है कि यूट्यूब से क्लासेस करने पर नहीं होता है, इसके लिए हमें पेड कोर्स की ज़रूरत होता है, तो हाँ पेड कोर्स में अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर यूट्यूब के क्लास को भी आप सीरियसली लेते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ हर एक क्लास को अटेंड करते हैं, तो आप YouTube से भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आप बतला दीजिए कि देखिए हम YouTube से ही किए थे क्लास, तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। मैथ्स का सॉल्यूशन हो चुका है, इसके बाद अभी हम GK का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, तो
ये वीडियो को उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो आंसर की मिलाना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम दिए थे।